हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम शुभम महाजन, योर जीएस गुरु। दोस्तों, जेके वीएलडब्ल्यू जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू की अगर बात की जाए, हम उसके कुछ टॉपिक कर रहे थे जीएस में, इंडियन पॉलिटी के। तो बीच में हमारी थोड़ी डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई, बीच में थोड़ा हमने इंग्लिश का किया। वैसे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहा होगा। तो आज का जो टॉपिक होगा उससे हम क्या करेंगे, इंडियन पॉलिटी अकॉर्डिंग टू जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू, हम उसको ख़त्म कर देंगे। आपको पता ही है जेके एसएसबी का जो वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे इंडियन पॉलिटी का कुछ जो कंटेंट है बड़ा ही कम है, जिसमें प्रियम्बल, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और आज का टॉपिक हमारा लास्ट रहेगा, वो रहेगा फंडामेंटल ड्यूटीज़। आज के टॉपिक से हमारा इंडियन पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने सोचा है कि आपको क्या करवाऊंगा, फंडामेंटल राइट्स ना एक बारी फिर से कराऊंगा, थोड़े अच्छे कंटेंट के साथ। मतलब कि उसमें सब आर्टिकल वाइज हम उसको करेंगे, और वहाँ पे हर आर्टिकल को यूज़ करके हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या हिस्टोरिक जजमेंट्स दी हैं उसको हम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने इसके एमसीक्यूज़ करने हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम करते हैं। इसको बड़ा ही बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। वीडियो के एंड तक आप बने रहना हमारे साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होते हैं? ये आपके होते हैं मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य या सेंस ऑफ ड्यूटी। अगर इसको आपने करना है सबसे आसानी से, जैसे अगर आप फैमिली के सबसे बड़े बेटे हो, आप क्या करते हो, अपने माता पिता की सेवा करते हो ना, ठीक है, उनकी सारी मांग को पूरी करते हो, उनको डॉक्टर के पास लेके जाते हो, मतलब आप उनका पूरा ओवरऑल ख्याल रखते हो हर चीज़ में, फाइनेंशियली क्या, फिजिकली क्या, हर जगह आप क्या करते हो, उनकी देखभाल करते हो ना। उसी तरह आपके अगर छोटे भाई बहन हैं, आप उनकी भी पूरी तरह से मांग पूरी करते हो, उनके लिए हर जगह आप खड़े रहते हो। तो वो क्या है, आपका एक कर्तव्य है। कोई आप फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हो, वो आपका एक कर्तव्य बनता है ना। उसी तरह हमारे देश के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, उन्हीं को फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहा जाता है। जैसे आप रास्ते में चल रहे हो, वहाँ पे क्या होता है, हमारे देश का नेशनल फ्लैग गिरा होता है, ठीक है। हमारी सेंस क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस फ्लैग को उठाते हैं और किसी अच्छी जगह, साफ जगह, सेफ जगह रखते हैं, या उस झंडे को हम अपने साथ भी ले आते हैं ना। तो वो कोई हमें कोई बोल नहीं रहा है, ठीक है ना, सरकार हमें कुछ ऐसी हिदायत दे रही है कि आप उसको उठाओ ही उठाओ। अगर नहीं उठाते हो तो आपको सज़ा मिलेगी, ऐसा सरकार नहीं ना कहती है। ये हमारा अपना कर्तव्य है, ठीक है। तो वही हमने कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करना है, ठीक है। अब इसको करने से पहले एक चीज़ बता दूं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए ना, वहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थे। और एट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन या 26 जनवरी 1950 में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनल पार्ट नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो उसमें थे खाली फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, जैसे बी आर अम्बेडकर हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, के एम मुंशी हो गए, ठीक है, ये सब कुछ लोग जो थे, इनको लगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे मौलिक कर्तव्य थे। फिर उसके बाद बात की जाए ड्यूटीज़ की, अगर बात की जाए, ड्यूटीज़ डाली गई थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, ड्यूटीज़ डाली गई थी, बट किसकी? स्टेट की। स्टेट की बात की जाए या गवर्नमेंट की बात की जाए, एक ही बात है। गवर्नमेंट की कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ या गवर्नमेंट ड्यूटीज़ डाली गई, किस फॉर्म में? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या है, हमारा पार्ट 4 है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो सरकार की तो ड्यूटीज़ डाली गई, बट लोगों की ड्यूटीज़ नहीं डाली गई, जबकि उनकी प्रिविलेजेस या लिबर्टीज़ डाली गई फंडामेंटल राइट्स के रूप में। बट एक चीज़ याद रखना, 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है, जिसमें हमने क्या किया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डाला, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज़ याद रखना, 2002 में हमने एक और फंडामेंटल ड्यूटी डाली इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। जब ओरिजिनल की बात की जाए ना, तब थे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़, फिर उसके बाद बढ़ के ये हो गए 11। कब हुए ये? 2002 में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के सोर्स के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमारे भारतीय संविधान के, वो कहाँ से लिए गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। यूएसएसआर जो उस समय था, जो रशिया की पूरी तरह से एक पावर्ड फॉर्म थी, वो यूएसएसआर था, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखना, उस समय जो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री थी, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, हमने हर कंट्री से कुछ सोर्सेज लिए ना। तो उस समय जितनी मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी, जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह की ड्यूटीज़ नहीं थी। तभी हमें लगा कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ डालने की कॉन्स्टिट्यूशन में ज़रूरत नहीं है।
और उस समय एक चीज़ याद रखना, खाली जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन ही था जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डाला अपने सिटीजन्स के लिए। ठीक है, दो चीज़ें आ गई। सबसे पहले सोर्स आया, सोर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, यूएसएसआर। ठीक है, और उस समय जितनी मेजर कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रीज थी ना, या डेमोक्रेटिक कंट्रीज, यूएसए हो गया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड हो गया। ठीक है, इन कंट्रीज ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं डाले थे, और हम क्या कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो कर रहे थे ना बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से, तभी हमें लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज डालने की ज़रूरत नहीं है। और उस समय खाली एक ही ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री थी या डेमोक्रेटिक कंट्री थी जिसका नाम था जापान, जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को उस टाइम पे रखा था, और अभी भी है। ठीक है, अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब लाएगी। वो लाएगी 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। और कौन सी कांग्रेस सरकार ने लाई थी, कांग्रेस ने। ठीक है, कांग्रेस की सरकार थी, और उस समय पीएम कौन थे हमारे, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, इनकी सरकार ने जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लाया था। अब उस समय बात की जाए 1975 से लेकर 1977 तक का जो टाइम पीरियड था ना, उस समय हमारे देश में आपको पता ही है नेशनल इमरजेंसी लगी थी। ठीक है, तो उस समय कांग्रेस पार्टी को लगा कि हमारे जो भारतीय सिटीजन हैं या नागरिक हैं, उनकी कुछ सिविक सेंस होनी चाहिए या उनकी कुछ कर्तव्य होने चाहिए हमारे देश के प्रति। तो उन्होंने फिर क्या किया, एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी का नाम था सरदार सवन सिंह कमेटी। ठीक है, उसके जो हेड थे वो कौन थे, सरदार सवन सिंह की थे, तभी उस कमेटी का नाम भी क्या पड़ा, सरदार सवन सिंह कमेटी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, पूरी तरह से स्टडी किया फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, और उन्होंने ही रिकमेंडेशंस दी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं, जब इसके बारे में बात चली, उन्होंने प्रस्ताव दिया पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, उसको इंक्लूड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसकी वजह से क्या होता है, एक नया सेपरेट चैप्टर आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, एक चीज याद रखना, फंडामेंटल ड्यूटीज आर द मॉडिफाइड फॉर्म या आगे कॉन्टिन्यूड फॉर्म ऑफ डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी क्यों है, क्योंकि डीपीएसपी के आते हैं, पार्ट 4 आते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन के, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो है पार्ट 4A। ठीक है, और हमारे फंडामेंटल जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से आर्टिकल पे जाके खत्म हो जाते हैं, वो आता है आर्टिकल नंबर 51। और जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कौन से आर्टिकल में आते हैं, वो आते हैं आर्टिकल नंबर 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि एक ही ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ डील करता है, वो आता है आर्टिकल नंबर 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट इज़ इंक्लूडेड इन द पार्ट 4A। ठीक है, चलिए, कांग्रेस गवर्नमेंट ने उस समय सेंटर में क्या किया, इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की 1976 में, जिसमें हमें नया पार्ट मिला कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या था, फंडामेंटल ड्यूटीज, और वो कौन सा पार्ट था, पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और उसमें एक चीज़ आपको मैंने पहले ही बता दी, इसमें क्या है, खाली एक ही आर्टिकल आता है, ओनली वन आर्टिकल इज इन द फंडामेंटल ड्यूटीज, और वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर उसके बाद कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज थी उस टाइम पे, मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था 10 तरह की फंडामेंटल ड्यूटीज थी। ठीक है, अब एक चीज़ और बता दूं आपको, जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी ना, उन्होंने 8 तरह की फंडामेंटल ड्यूटीज़ को सजेस्ट किया था। ठीक है, बट हमारी जो सरकार थी उन्होंने कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाई थी, 10 तरह की। ठीक है, एक चीज़ ये आ गई कि ओरिजिनली सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितनी फंडामेंटल ड्यूटी सजेस्ट की थी, वो थी 8, बट कांग्रेस सरकार ने कितनी लाई, 10। ठीक है, अब इसमें से एक और चीज़ आती है, एक चीज़ याद रखना, देयर वर 3 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज दैट वर नॉट एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस पार्टी। ठीक है, टोटल अगर बात की जाए, उन्होंने क्या किया, 11 तरह की फंडामेंटल ड्यूटीज बताई थी, जिसमें से 8 उनकी सजेशन उन्होंने ले ली, 3 सजेशंस नहीं ली थी। ठीक है, अब वो कौन कौन सी है, सबसे पहले आती है, वो कौन सी ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो हमारी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने सजेस्ट की, बट कांग्रेस पार्टी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, सबसे पहले आएगा, द पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ सच पेनल्टी और पनिशमेंट एज मे बी कंसीडर्ड appropriate for any non-compliance with or refusal to observe any of the duty। इसका सिंपल वर्ड में अगर बोला जाए, अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नहीं मानते हो तो पार्लियामेंट को क्या करना पड़ेगा, आपको पेनल्टी करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए सीरियस सज़ा भी देनी पड़ेगी। बट आज के टाइम पे आपको पता ही है, अगर आप झंडे का अपमान करते हो तो आपको किसी भी तरह का पेनल्टी नहीं ना होती है। तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने ये चीज़ नहीं अपनाई थी। इसका मतलब कि पार्लियामेंट आपको उसके लिए पेनल्टी नहीं दे सकती,
जो सरदार सवर्ण सिंह कमेटी ने कहा था कि पेनल्टी देनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि अगर पार्लियामेंट अगर आपको कोई पेनल्टी दे रही है, पेनल्टी देने के लिए कोई लॉ ला रही है ना, ठीक है, वो फिर आप किसी कोर्ट में क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है फंडामेंटल राइट्स में क्या होता है, आर्टिकल नंबर 32 के तहत आप क्या करते हो, क्वेश्चन करते हो कि मेरा फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है, तो ये क्यों छीना जा रहा है, ठीक है। बट आप आर्टिकल नंबर 32 को नहीं यूज कर पाओगे अगर आपको कोई पेनल्टी दी जा रही है फंडामेंटल ड्यूटीज का अपमान करने के लिए, ठीक है। और थर्ड आता है सबसे जरूरी, थर्ड सबसे जरूरी है, इन्होंने कहा था कि ड्यूटी टू पे टैक्स शुड बी द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है। इन्होंने कहा कि टैक्स पे करना अपने सरकार को, और वो क्या होगी, इनकी फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। तो ये 3 तरह की जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं सरदार सवर्ण सिंह कमेटी के द्वारा जो सजेस्ट की गई थी, वो कांग्रेस पार्टी ने नहीं अपनाई, ठीक है। ड्यूटी टू पे टैक्स, ठीक है, फिर उसके बाद कि पार्लियामेंट आपको पेनल्टी देगी, और दूसरा कि पेनल्टी वो जो है आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। चलिए बात करते हैं किन तरह की फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। आर्टिकल नंबर 51 में 51A में कितनी तरह की फंडामेंटल ड्यूटीज आएंगी, टोटल 11, ठीक है। ओरिजिनल कितनी थी, ओरिजिनल वॉस 10, ठीक है, और ये 11th कब की गई थी, 2002 में, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले आएगा टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दायरे में रहना है, और हमारे नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। फिर उसके बाद नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के आपने जो आइडियाज़ हैं या उनके जो इंस्पिरेशन है उसको फॉलो करना है पूरी तरह से, ठीक है। तभी आपको पता है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री, एक हमारा इंडियन सॉरी, जब आप यूपीएससी की या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आप वहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो वो एक तरह की हमें फंडामेंटल ड्यूटी के तहत हमें एक तरह का पढ़ाया जाता है वो, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, सोविनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है हमारे देश की बचाए रखनी है, ठीक है, और उसको क्या करना है, हमेशा बचाए रखना और उसको बढ़ाना भी है, ठीक है। फिर उसके बाद टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। इसके बारे में अगर बात की जाए, जब हमारे देश में करगिल वॉर हुई थी, करगिल वॉर की अगर मैं आपको बात बताऊं ना, जम्मू कश्मीर से बड़े ऐसे लोकल्स थे जिन्होंने उस समय वॉलंटरली इंडियन आर्मी में सर्विस दी थी, ठीक है। अब बंदूक वगैरह तो वो चलाना जानते नहीं थे, बट बोझ उठाना तो वो जानते थे ना, मतलब कि जो इंडियन आर्मी भारी भारी सामान लेके जाती थी, खाना लेके जाती थी, पानी लेके जाती थी, किसी भी तरह की चीज़ लेके जाती थी, वो लोड किन्होंने लिया, लोकल्स ने। तो वो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी था, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, हार्मनी और उसके बाद कॉमन ब्रदरहुड हमारे जो है लोगों के बीच में पूरी तरह से आपने क्या करना है, प्रमोट करना है। फिर आपने किसी भी तरह से रिलीजियस या लिंग्विस्टिक किसी भी तरह से आपने वो जो है भेदभाव नहीं करना है देश के साथ, और वुमेन्स की डिग्निटी आपने पूरी तरह से बचा के रखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद रिच हेरिटेज जो है हमारे देश की या हमारा जो कल्चर है, आपने उसको क्या करना है, वैल्यू करना है और उसको प्रिजर्व करके रखना है। फिर उसके बाद आपने, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, आपने नेचुरल इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ और उसके बाद जो है लिविंग क्रिएचर्स जितने भी हैं, जैसे एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, इनको बचा के रखना है, ठीक है। आपने नेचर की प्लंडरिंग नहीं करनी है, उल्टा नेचर को क्या करना है, प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ रहा है, बट अगर हम भी उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगे तभी सरकार को भी थोड़ा जो है और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा नेशन को बचाने के लिए या दुनिया को बचाने के लिए। फिर उसके बाद टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स। आपने रिफॉर्म्स लाने के लिए पूरी तरह से अपने आप को मतलब पूरी तरह से पावर देनी है, या आपने अपने आप को काबिल समझना है इसके लिए, और साइंटिफिक टेम्पर आपका हमेशा अच्छा रहना चाहिए, ह्यूमैनिज्म आप में रहनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पब्लिक प्रॉपर्टी बचा के रखनी है और हमेशा वायलेंस से बच के रहना है। जहाँ पे भी लड़ाई वगैरह होगी आपने क्या करना है, अपने आप को उधर से बचाना है, यहाँ की ना कि अपने आप को इन्वॉल्व करना है वहाँ पे उस लड़ाई को और बढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। देश को बनाने के लिए, देश की तरक्की करने के लिए आपने इंडिविजुअल लेवल पे या कलेक्टिव लेवल पे पूरी तरह से क्या करना है, आपने अपना सहयोग देना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सबसे ज़रूरी, ये जो आपको 11th क्लॉज बताने वाला हूँ मैं, ये कब गया आया था हमारे देश में, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 2002। इसकी अगर बात की जाए, सिंपल आता है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। राइट टू एजुकेशन जो हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट भी है, इट इज ए अवर फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है,
और क्या है हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है। ठीक है, तो क्या है ये, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वॉट बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। ठीक है, आपने 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को क्या करना है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। आपने अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ये आपका कर्तव्य है। ठीक है, सरकार अगर उनको फ्री में प्रोवाइड करती है तो वो क्या है, वो आपका फंडामेंटल राइट है, सॉरी वो उनकी डीपीएसपी है। और आप किसी को मना नहीं कर सकते कि मतलब आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप अपने बच्चों को एजुकेशन मत दो, क्योंकि वो उनका बेसिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है वो। ठीक है, आगे समझ। तो ये थे हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये थे। अब बात करते हैं व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज़ या फीचर्स की अगर बात की जाए फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, वो क्या क्या आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की अगर बात की जाए ना, ये हमारे सिटीजन्स, ठीक है, सिटीजन्स और फॉरनर्स, सिटीजन एंड फॉरनर्स दोनों के लिए होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड फॉरनर्स, बट फंडामेंटल राइट्स आर ओनली फॉर सिटीजन्स। ठीक है, और ओनली फॉर सिटीजन्स, हमारे भारत के नागरिकों के लिए ही खाली जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज आते हैं, लाइक डीपीएसपी। ठीक है, लाइक डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज आर ऑल्सो, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। ठीक है, नॉन जस्टिसिएबल, इसका मतलब आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो ये बोलने के लिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का खिलवाड़ हो रहा है, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का खिलवाड़ हो रहा है, तो आप क्या करो, गवर्नमेंट को हिदायत दो। आपको इसके लिए किसी के ऊपर भी केस नहीं कर सकते हो। बट एक चीज़ याद रखना, पार्लियामेंट कभी भी इसके ऊपर लेजिस्लेशन ला सकती है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए कभी भी लेजिस्लेशन ला सकती है। आप क्या कर सकते हो, पार्लियामेंट उनको इन्फोर्स भी फोर्सफुली करवा सकते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट के पास ये भी पूरी तरह से पावर है, ये चीज़ याद रखना। चलिए, अब इसी के साथ जो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ ख़त्म होता है और हमारा VLW का, इंडियन पॉलिटी का सिलेबस होता है कंप्लीट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। और आपको बोला कि अब अगली वीडियो क्या होगी, हमारी फंडामेंटल राइट्स को अच्छी तरह से पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। होप ये आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स अ लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू।